आओ मुश्किलों को हराते हैं, चलो एक बार पुनः मुस्कुराते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है। इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं हर सप्ताह एक ऐसी हस्ती को जिसे आपने नाम दिया, प्यार दिया, सम्मान देकर बड़ा बनाया। आज की इस कड़ी में हम मुलाकात करते हैं समाजवादी, मीसाबंदी, सहज सरल, कवि हृदय, पत्रकार सुभाष श्रीवास्तव जी, जिनके जीवन के कई आयाम भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और मुलाकात करेंगे। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारे आयाम हुए और बहुत सारे अनछुए पहलू भी हैं जिन पर हम बात करेंगे। और इससे पहले कि हम बात करें, आप अपनी शिक्षा और अपने परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शैलेंद्र जी, सबसे पहले मैं बातचीत की शुरुआत करूं तो उसके पहले मैं ये चाहूँगा कि जो आप इस अपने सच तो सच है के माध्यम से डॉक्टर शैलेंद्र शो के इस मंच से जो विंध्य क्षेत्र के समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, रंगकर्मियों, कलाकारों और राजनेताओं को, बुद्धिजीवियों को मंच दे रहे हैं और इस मंच पे उनको लाकर उनके जीवन के अनुभव और अनुभूतियों को समाज में बांट रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, वह एक बहुत बड़ा काम है आपका। इसलिए मैं आपके इस चैनल में और इसमें आने वाली कठिनाइयों और संघर्ष को देखते हुए एक बड़े शायर का एक शेर आपके लिए कहना चाहूँगा कि मंजिल पे चलना कभी बंद न करना राही, मंजिल पे चलना कभी बंद न करना राही, रास्ते बंद नहीं होते तलाशने वालों के लिए, रास्ते बंद नहीं होते तलाशने वालों के लिए। और एक शेर विशेषकर डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जी के लिए कि जो हौसलों में तू अपने सफर उतारेगा, जो हौसलों में तू अपने सफर उतारेगा, हर एक मील का पत्थर तेरी नजर उतारेगा, हर एक मील का पत्थर तेरी नजर उतारेगा। और जैसा आपने पूछा मेरा जन्म, मेरी शिक्षा, मेरे परिवार के बारे में, तो मेरा जन्म 29 जुलाई 1956, जो अगले महीने में जुलाई आने वाली है, 29 जुलाई, और रीवा में मेडिकल जो गांधी हॉस्पिटल है उसमें हुआ था, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में। और उस ज़माने में, उस दौर में हमारे माता पिता वो प्रैटी में रहा करते थे रीवा में। और मेरी माँ उन दिनों शिक्षिका थी, प्राइमरी स्कूल की, एक सामान्य टीचर। हाँ, मेरे पिताजी ज़रूर उस दौर में, उस ज़माने के बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवी, देशभक्त, ईमानदार, सादगी और सरल उनके अंदर ये खूबियाँ थी जो पूरे विंध्य क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे। बाबू महेश प्रसाद, स्वर्गीय बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव, पिताजी और माताजी का विशेष योगदान मिला। और मेरी दो बहनें रहीं, जिसमें बड़ी हमारी श्रीमती मंजुलता श्रीवास्तव, जिनका बहुत बड़ा योगदान हमारे लिए रहा, हमारे जीवन में। छोटी बहन सीमा श्रीवास्तव, और बाद के दिनों में मेरी बेटी श्रीमती शालिनी आशीष निगम, इन लोगों ने भी हमारे जीवन में बड़ा योगदान दिया। तो ये हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि है। और शुरुआती अध्ययन मेरा मार्तंड स्कूल में हायर सेकेंडरी का पढ़ाई हुई और उसके बाद कॉलेज में ठाकुर रणमा सिंह महाविद्यालय से मैंने स्नातक की डिग्री हासिल करी, बीए का ग्रेजुएशन किया। ये हमारी शिक्षा और पारिवारिक देशभक्ति की भावना आपको विरासत में मिली। जी बिल्कुल। और इसके बाद आपने उसी देशभक्ति का जज्बा लेकर के राम मनोहर लोहिया जी के विचारधारा पर चल संघर्ष किया। वो संघर्ष के दिन क्या थे? देखिए, सबसे पहले तो जब लोहिया जी से प्रभावित होकर सक्रिय राजनीति में समाजवादी आंदोलन से जुड़ाव बना, तो उस ज़माने में मैं 17 साल की कुल उम्र रही होगी मेरी। और 17 साल की उम्र में जो पहला जो मेरा आंदोलन हुआ छात्रों नौजवानों के साथ लेके, वो था 26 जनवरी 1974 को। और उस ज़माने के विधि एवं जेल मंत्री माननीय कृष्णपाल सिंह जी थे, उनकी हम लोगों ने घेराव किया था। उस घेराव में हमारे साथ 8 लोग थे, जिसमें एक चंद्रमणि त्रिपाठी जी और चारू झा और बाकी साथी। तो उस दिन हम लोगों की गिरफ्तारी हुई और 8 दिन हम लोग जेल में रहे। 26 जनवरी को गिरफ्तार हुए और 2 फरवरी को छूटे। ये 75 की घटना है। तो 75 में आज से 46 साल पहले जो मेरी पहली गिरफ्तारी हुई, उस समय 17 साल का था मैं, 8 दिन लगातार। तो उस जेल यात्रा के बाद
जैसे हम लोगों की आंख खुल गई कि अब हम जेल का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं रह गया। और उसके बाद निरंतर हम लोग संघर्ष करते रहे, छात्रों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, आम लोगों के हित में। और आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, आमरण अनशन, इन सब के चलते हम लोगों को कई बार जेल यात्राएं करनी पड़ी, जिसमें कम से कम 50 बार मैंने जेल यात्रा करी होगी अपने जीवन में। और जो इस संघर्ष के आगे चल के जो महत्वपूर्ण भूमिका हुई, उसमें जयप्रकाश नारायण जी ने, जो तत्कालीन कांग्रेसी हुकूमत जिसके प्रधानमंत्री देश की श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनके शासनकाल में जो भ्रष्टाचार, बेईमानी, अत्याचार, जुर्म, जाति, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी, उसको लेकर पूरे देश में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला। बाबू जयप्रकाश नारायण जी के, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस आंदोलन के चलते उसमें हम लोग भी, विंध्य क्षेत्र के लोग भी शामिल हुए और सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। धरना, प्रदर्शन, सब सारी चीजें होने लगी, नुक्कड़ सभाएं वगैरह। तभी इसके दबाव में आके, आंदोलन के दबाव में आके, और राजनारायण जी के 12 जून 1975 के हाई कोर्ट के फैसले के कारण, जो उसमें, उस फैसले में इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय जगमोहन लाल सिन्हा जी ने जो फैसला दिया कि इंदिरा गांधी ने वास्तव में 71 के चुनाव में भ्रष्टाचार किया, गलत किया, नियमों के विपरीत आचरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। हाँ, और उनको अपराधी माना। तो ये दो घटनाएं ऐसी हुई जिसके कारण इस देश में इमरजेंसी लगी। एक तो तत्कालीन कांग्रेसी हुकूमत के खिलाफ 7 मार्च 1975 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिल्ली की धरती पर एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, ऐतिहासिक रैली निकली, जिसकी संख्या लगभग 10 लाख की थी। और उस रैली का जो मेन उद्घोष था, वो था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये दिनकर जी की कविता की लाइन की थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस उद्घोष के साथ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे देश के विपक्षी दलों की, छात्रों की, नौजवानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, युवाओं की जो रैली निकली, एक तो उससे तत्कालीन सरकार हिल गई, इंदिरा गांधी कांप गई। और दूसरा 12 जून 1975 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जगमोहन लाल सिन्हा जी का फैसला इंदिरा जी के खिलाफ। और इन दो कारणों से फिर मजबूर होकर और दबाव में आके इंदिरा जी ने तानाशाही का रुख अख्तियार करते हुए, लोकतंत्र को समाप्त करते हुए इस देश में आपातकाल की घोषणा की, जो आजाद भारत के लिए एक बहुत ही कलंक की बात थी, लोकतंत्र के लिए बहुत ही कलंक की बात थी। और 25 जून 75 को यह आपातकाल लगा, जो पूरे देश में लागू हुआ। उसके चलते पूरे देश के अखबारों में सेंसरशिप लग गया। अखबार में कोई सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ कोई लिख नहीं सकता था, छाप नहीं सकता था। बहुत सारे अखबार के दफ्तर बंद हो गए थे। और उस दौर में जयप्रकाश नारायण जैसे लोकप्रिय नेता और समाजसेवी, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी को गिरफ्तार किया रात को 12 बजे 26 जून की रात को। और पूरे देश में विरोधी दलों के लोगों की गिरफ्तारियां हुई। उन्हीं गिरफ्तारियों के चलते विंध्य क्षेत्र में भी समाजवादियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें रीवा में 80 लोगों के साथ मेरी भी गिरफ्तारी हुई। और 18 महीना 6 दिन हमने आपातकाल के दौरान जेल के अंदर मीसा के तहत जीवन यापन किया और यातनाएं सही जेल की। क्या उन दिनों को आप याद करना चाहेंगे, उन यातनाओं को? हाँ, निसंदेह। देखिए, एक तो आपको मैं बता दूं, 18 सितंबर 1975 को एक घटना हुई। जेल में तत्कालीन उस समय के जिला कलेक्टर जो थे धर्मेंद्र नाथ, वो आए। उनके आने का मकसद था कि मीसाबंदियों से मिलकर उनका हाल चाल लेना और जो भी वार्ड के अंदर हैं उनसे उनकी समस्या पूछना। तो सारे मीसाबंदी हम लोग जितने थे वो अलर्ट हो गए कि भैया आज कलेक्टर से अपनी अपनी बात कहनी है, रखना है उनके सामने। तो जब वो वार्ड नंबर 6A जिसमें हम लोग रह रहे थे, उसमें वो जब प्रवेश किए तो वहाँ उन्होंने बातचीत करना शुरू तो किया,
लेकिन जैसे ही चंद्रमणि जी ने अपनी बात रखनी चाहिए कि साहब ये समस्या ये है कि हम लोगों को यहाँ क्लासिफिकेशन नहीं है, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है, आम कैदी की तरह रखा जा रहा है, मीसाबंदी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल नहीं रही है और बहुत सारी परेशानियां यातनाएं हैं। तो उन्होंने बड़ा रूखा सा जवाब दिया धर्मेंद्र नाथ जी ने, बोले कि मैं ये सब सुनने नहीं आया हूँ, इसकी तुमको शिकायत करनी है तो हाई कोर्ट में जाओ। तो शिकायत पे उन्होंने बिल्कुल हाँ बिल्कुल रूखा सा जवाब दिया। तो इस पर स्वाभाविक है, जो मीसाबंदी थे कैदी थे वो जेल में, हम लोगों में सब में रोष आ गया, आक्रोश आ गया। इस आक्रोश के चलते छीना झपटी भी हुई, कलेक्टर के शर्ट के बटन टूट गए, थोड़ा सा धक्का मुक्की हुई, वो गिर पड़े। तो जो वहाँ सिपाही थे, जेल के जो अधिकारी थे, वो जो और दूसरे कैदी हुआ करते हैं जो व्यवस्था देखते हैं, उन सब लोगों ने बिल्कुल देखा कि कलेक्टर के साथ ही जेल के अंदर मारा पीटी और धक्का मुक्की हो रही, तो उन्होंने पूरा बिसिल बजाया, वो जिसको पगली घंटी कहते हैं वो बजाया, और पूरी फोर्स जो है बाहर से आ गई और चारों तरफ हजारों की सैनिक सेना जेल के अंदर प्रवेश कर गए और सबकी गिरफ्तारियां होने, अलग से जो लोग मारपीट में शामिल हुए उनकी सूची बनने लगी, उनको पिटाई उनकी की गई और उनको अलग से बैरक सेल में रखा गया कोठरिया में, और आड़ा बेड़ी लगाया गया जो लोग भी सूची में आए मारपीट करने वालों में। और हम लोगों को फिर ऐसे सख्ती के साथ रखा गया। उस दिन तो लगा कि गोली चल जाएगी। उस जमाने में रॉबर्ट हॉन्गदौला एसडीएम थे और जीजी घाटे एसपी। तो कलेक्टर साहब ने अपना गुस्सा, जो अपनी बेइज्जती हुई, अपमान हुआ जेल के अंदर कैदियों से, मीसाबंदियों से, उसको बदला लेने के लिए उन्होंने एसपी से कहा कि गोली चलाओ। तो एसपी ने कहा, आपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सर गोली चलाने की तो स्थिति नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत दबाव डाल रहे हैं तो आप लिखित दीजिए ऑर्डर कि हम गोली चलाएं, तब हम गोली चलाएंगे, नहीं तो बाद में तो कभी ये जांच का विषय बन सकता है। तो कल एसपी ने लिखित ऑर्डर दिया नहीं, तो एसपी ने दिया नहीं, तो रॉबर्ट हॉन्गदौला ने भी कहा कि नहीं साहब अपन इस पे गोली नहीं चला सकते, और कुल मिला के गोली नहीं चली और हम लोगों को जेल के अंदर जेल कर दिया। उसमें इतनी यातनाएं दी गई, महीनों वो स्थिति बनी रही कि हम लोग जंगले से पानी लेते रहे, गेट थोड़ा सा खुलता था, उसमें चाय आती थी, उसमें थोड़ा सा खुलता था तो खाना आता था, और जेल के अंदर ही पाखाना वगैरह पेशाब वगैरह करने की, मैंने 1 महीना हम लोग बहुत प्रताड़ित हुए सितंबर का पूरा। आपने 1.5 साल तक जेल में रहकर यातनाएं सही, उसके बाद जब आप बाहर आए तो आपको एक ओपनिंग बैट्समैन के रूप में देखा जा रहा था। हाँ, ये बात सही है कि जब हम 74 पर से ही, इमरजेंसी के पहले से ही जब नुक्कड़ सभाएं होती थी, उस जमाने में अपनी टीम में मैं सबसे युवा होता था। तो हमारे जो जितने साथी सीनियर होते थे, जब नुक्कड़ सभाएं होती थी जनता की समस्याओं को लेकर, उस दौर में सभा की जो शुरुआत होती थी भाषण देने वालों की, उसमें मुझे सबसे पहले खड़ा किया जाता था और ये कह के कि ये हमारी टीम के ओपनिंग बैट्समैन है। और उस दौर में क्रिकेट के क्षेत्र में ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर हुआ करते थे, तो मुझे भी चढ़ाया जाता था और जनता को भी बताया जाता था। तो मैं, जो मेरे भाषण का जो उल्लेखनीय बात होती थी, जिसके कारण निर्जन सभा में भी लोग खड़े हो जाते थे, उसमें लोग स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल से जो भी चलते हुए रास्ते में होते थे वो रुक जाते थे और भीड़ लग जाती थी चौराहों में। तो उसका कारण ये था कि जब मैं भाषण देता था तो शेर व शायरी से शुरू करता था और शेर व शायरी से ख़त्म करता था। जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल का एक बहुत बड़ा गज़ल है पूरी, उसकी शुरुआत लाइन ये है जो मैं बोला करता था अपने भाषण के शुरुआत में, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लिखा था आज़ादी के आंदोलन के दौरान। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना। और नौजवानों को प्रेरित करने वाली चीज जो मैं कहता था, युवाओं को विशेषकर, कि कश्ती को डुबो दे जो उसे तूफान कहते हैं, कश्ती को डुबो दे जो उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। और इसी तरह की जो जोश भरने वाली चीज़ें होती थी मैं उसमें बोला करता था, तो उसका असर ये होता था कि युवा वर्ग मुझसे ज़्यादा प्रभावित होता था। और मेरे जीवन में नौजवानों की बड़ी भूमिका रही है, मेरे बहुत सारे साथी अनुयायी युवा वर्ग के रहे हैं। जब आपका संघर्ष अपनी चरम पे था, उस संघर्ष के दिनों में आपको जेल हुई थी, उस दौरान काफ़ी यातनाएं भी झेलनी पड़ी होंगी। एक घटना मेरे जीवन में ज़रूर हुई है
वो है 78 के अंतिम में 31 दिसंबर 78 को मैंने रीवा की जनता की, छात्रों, नौजवानों की 5 सूत्री मांग को लेकर पद्मधर पार्क में अनशन प्रारंभ किया था, आमरण अनशन। 5 दिन बाद यानी 1 जनवरी 79 को मुझे आत्महत्या करने का प्रयास माना गया प्रशासन और शासन द्वारा कि ये आदमी अपनी जान देने पे तुला है। तो हमारी मांग तो पूरी करना दूर रहा, शासन प्रशासन द्वारा उन्होंने हमको गिरफ्तार करके 306 का मुकदमा होता है धारा, वो आत्महत्या के लिए प्रयास करना जैसा, तो उस पर हमें जेल में भेज दिया, जेल में डाल दिया। अनशन का हमारा 5वां दिन था। 5 दिन से मैं भूख हड़ताल किया। तो जेल में जो भूखे लोग, अनशनकारी लोग आते हैं, उनको सामान्य कैदियों के साथ नहीं रखा जाता, वे उस सेल में रखे जाते हैं जो गुनाखाना उर्दू में कहलाता है, अंग्रेजी में सेल कहते हैं। उसमें राजतंत्र के ज़माने में, राजाओं के ज़माने में जिन कैदियों को फांसी देने की सज़ा सुनाई जाती थी, उनको उस सेल में, उस गुनाखाने में रखा जाता था फांसी के पहले। तो उन्हीं वो 4x6 का एक तरफ, 4x6 का एक तरफ रहता था, और वो 20 कमरे में घुसने के पहले एक मेन गेट होता था जेल के अंदर, और उस गेट से अंदर आने के बाद वो गेट वो भी लॉक हो जाता था 6 बजे। और फिर उसके बाद जो हम लोगों को जंगला कमरा मिलता था, कोठरी, उसमें रखा गया वो 6x4 का, उसके अंदर एक मटका और एक गिलास खाली रखा जाता था, और नाली थी जहाँ आप बाथरूम वगैरह को, लैट्रिन वगैरह करिए, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसी चीज़, लालटेन वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जैसे आप कैदी जो है घबरा के आत्महत्या कर ले, आग लगा ले, मिट्टी के तेल डाल के, या अपने को मार ले, तो वो बाकी चीज़ें जो है जैसे लालटेन गेट के बाहर रखा जाता, हाँ बाहर रहती थी। तो लालटेन 6 बजे के बाद जब लालटेन रखा जाता था तो गेट के बाहर रखा जाता था। तो उस गुना सेल में, उस गुनाखाने में हम वहाँ 9 दिन हमने गुजारा। उस 9 दिन में न मैं किसी से मिल सकता था, ना कोई मुझसे मिलने आता था, न मैं खाना खा रहा था, ना सिर्फ पानी पी रहा था मटके के कारण। तो उस स्थिति में बड़ी भयावह वो समय गुजरा मेरा 9 दिन। लेकिन एक अकेला आदमी, पेट खाली, शरीर जर्जर, कोई मिलने जुलने वाला नहीं, कोई हौसला प्रेरणा देने वाला नहीं, ऐसे विषम और विकट परिस्थितियों में फिर मैं सरदार शहीद आजम भगत सिंह को याद करता था, उनकी कुर्बानियों को याद करता था, उनकी शहादत को। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस जो 19 साल की उम्र में फांसी में चढ़े, अशफाक उल्लाह जो 19 साल में फांसी में चढ़े, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते, अन्याय के खिलाफ, देश की आज़ादी के लिए। उसमें हेमू कलानी 19 साल का, सक्कर शहर का, सिंध प्रांत का, फांसी में चढ़े अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते। 19 साल का उधम सिंह जो इंग्लैंड में जाके गोली मारी जनरल डायर को, उस फांसी में चढ़े। तो इन जब क्रांतिकारियों को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इन लोगों को जब सुनते थे, पढ़ते, और वो चीज़ें दिमाग में आती थी, पर डॉक्टर लोहिया के विचार, जयप्रकाश नारायण के विचार, गांधी के विचार, इस तरह की चीज़ें जब दिमाग में आती थी तो थोड़ा आदमी को विल पावर, आत्मविश्वास, ऊर्जा मिलती थी। और मैं वो दिन गुजारा। हालांकि 9 दिन बाद, यानी 14वें दिन मेरा वहाँ पर अनशन जो तुड़वाया, हमारी मांगों को पूरी करते हुए, उस ज़माने के प्रदेश के मंत्री थे, मध्य प्रदेश शासन के बाबू जबर सिंह, उनके साथ उस ज़माने के विधायक चंद्रमणि त्रिपाठी जी, प्रेमलाल मिश्रा जी, और बहुत सारे लोग, पत्रकार और कलेक्टर, एसपी, सारे लोग आए, और पूरे सम्मान के साथ मेरी मांग को पूरी करते हुए 14वें दिन मेरा अनशन जेल की उसी गुनाखाने में तुड़वाया। तो एक तो वो गुनाखाने का, जेल के अंदर जेल जो होता है, उसमें का जो अनुभव। आपने फिर राजनीति की तरफ रुख किया और राजनीति में आगे बढ़े। वह कौन सी घटना थी जिसने आपको राजनीति की तरफ मोड़ा? देखिए, मैंने जैसे कि पहले बताया कि मेरे घर में देशभक्ति के और आज़ादी के आंदोलन का जो असर था, और जो आज़ादी के मूल्य थे, 47 से लेके कुछ वर्षों तक उसका असर रहा, जिसमें ईमानदारी, सादगी, सरलता, सहजता और देशभक्ति, कर्मठता, ये सारी चीज़ें जो हमारे वातावरण, समाज में, हमको परिवार में मिला, वो तो था ही। और एक घटना और है जो मेरे राजनीतिक वातावरण बनाने, मस्तिष्क में जो बात आई कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, ये अक्टूबर 67 की बात है, फरवरी मार्च की।
क्योंकि अक्टूबर 67 में तो 12 अक्टूबर को डॉक्टर साहब खत्म हो गए थे, डॉक्टर लोहिया। लेकिन उनकी जो आखिरी सभा रीवा के पद्मधर पार्क में हुई, ये जनवरी 67 में, उसमें मैं मुश्किल से 11 साल का था। तो पद्मधर पार्क के मंच में लोहिया जी बोल रहे थे और हम लोग जमीन में बैठे थे, सैकड़ों की संख्या में लोग थे। तो डॉक्टर लोहिया ने जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और सत्ता में बैठे लोग, कांग्रेस की हुकूमत को उन्होंने चुनौतियां दी, और जो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती, और जो भी लोग अन्याय के खिलाफ मौन रहते हैं, वो जुल्म के खिलाफ चुप रहते हैं, वो कायर कहलाते हैं, और हमें बहादुर लोगों की ज़रूरत है इस देश में। तो वो जो उन्होंने बहादुरी की बात कही, कायरता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात कही, जो उन्होंने देशभक्ति का जज्बा उस दौर में हम भरा, तो फिर वो 11 साल की उम्र में मेरे दिल दिमाग में वो चीज़ आई। और जैसा मैंने कहा कि 73 में मुझे चंद्रमणि जी का संपर्क और सानिध्य मिला, तो उनके साथ रहने का एक परिणाम ये हुआ कि पहली गिरफ्तारी ही मेरी 26 जनवरी 74 को हो गई। तो उससे जेल का जो भय होता है, डर होता है, वो निकल गया। और इस 1-1.5 साल के दरमियान, इमरजेंसी लगने के पहले तक, मेरे मन में अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा जो है कूट कूट के भर गया। तो उस दौर का जो असर मेरे दिमाग में बना, आंदोलन को बढ़ाने के लिए हम लोगों के अंदर वो जज्बा भर गया, और जहाँ कहीं भी अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति हम लोग देखते, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ इस आंदोलन के साथ साथ, इस संघर्ष के साथ साथ, जो हम लोगों के, लोहिया जी के विचारों के कारण जो हमारे दिल दिमाग में बनी, वो ये थी कि हम समाज में समता लाना चाहते हैं, भाईचारा लाना चाहते हैं, समतामूलक समाज की स्थापना, जिसमें न जाति का भेद हो, न धर्म का भेद हो, न अगड़ा का भेद हो, न पिछड़े का भेद हो, जिसमें इंसान सिर्फ इंसान हो। मानवतावादी सोच को लेकर हम लोगों ने अपने कदम आगे बढ़ाए, और उसी के चलते फिर हमने 91 से ईद मिलन समारोह शुरू किया। ईद के 2 दिन बाद ईद मिलन समारोह, और होली के 2 दिन अगले मंगल को, बुढ़वा मंगल को, होली मिलन समारोह का सिलसिला शुरू किया, जो तब से 90 से लेके आज तक निरंतर मुसलसल चल रहा है। और इन पूरे त्योहारों का मकसद हमारा होता था, इन समारोहों का, कि सेवैयाँ तो महज बहाना है, गुजिया तो महज बहाना है, मकसद मिलना मिलाना है। और हमने समाज के सारे वर्ग को जोड़ने के लिए एक मंच तैयार किया, जिसको आप कह सकते हैं मानव मिलन मंच, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है। उसमें जो और एक सोच में आज कॉन्सेप्ट को, जो आपका समता मूलक समाज की स्थापना का जो कॉन्सेप्ट रहा, उस कॉन्सेप्ट को आपने अपने उस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताना चाहा, एक मॉडल के रूप में। हाँ, और उनमें जो हम लोगों की शेरो शायरी होती थी, जो गीत गजल होते थे, जो उसमें विचार होते थे, वो समाज को जोड़ने का होता था, इंसान इंसान को जोड़ने के लिए होता था, भाईचारे के लिए। जैसे कि नीरज जी ने कहा है कि अब तो एक ऐसा बरक तेरा मेरा ईमान हो, अब तो एक ऐसा बरक, बरक किताब का पन्ने को कहते हैं, अब तो एक ऐसा बरक तेरा मेरा ईमान हो, एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान हो, और काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, मेरे घर उपवास हो जब तेरे घर रमजान हो, और कृष्ण की ये बंसी का आशिक तू भी हो जाएगा दोस्त, वज़्न में तेरी अगर शामिल कोई रसखान हो, और मजहबी झगड़े ये अपने आप ही मिट जाएंगे, और कुछ होकर नगर इंसान बस इंसान हो, और कुछ होकर नगर इंसान बस इंसान हो। और एक दूसरे शायर ने कहा है कि हमें बनाना था एक घर, और हम क्या क्या बना बैठे, हमें बनाना था एक घर, और हम क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, और इन परिंदों में फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मस्जिद में जा बैठे, कभी मंदिर में जा बैठे। और दूसरी हमारी वो जज्बात, वो भावना, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे, एकता के लिए, इंसानियत और मानवता के लिए, कि सौंप कर मुस्लिम के हाथों अब दशहरे का जुलूस, सौंप कर मुस्लिम के हाथों अब दशहरे का जुलूस, ताजिया हिंदू के कंधों पर उठाना चाहिए, और अब तो मंदिरों में भी पढ़कर आयते कुरान की, वेद के श्लोक मस्जिद में सुनाना चाहिए, वेद के श्लोक मस्जिद में सुनाना चाहिए। और मित्रों, एक जो ये आज का वातावरण समाज का, देश का और राजनीति का,
उसमें जो सबसे खतरनाक चीज़ है कि हम अपने निजी स्वार्थ और तुच्छ स्वार्थों के लिए, अपने वोट की राजनीति के लिए हम जाति, धर्म और मजहब, भाषा और प्रांत के नाम पर लोगों को बांटते हैं, इंसान इंसान को बांटते हैं। तो एक शायर कहता है कि मंदिर बांटी मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। मंदिर बांटी मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान। जी, आपको विरासत में देशभक्ति मिली, समतामूलक समाज के स्थापना के लिए आप आगे बढ़े, लेकिन इस दौरान आपने किसी न किसी को अपना एक आदर्श व्यक्ति बनाया होगा, किसी न किसी को अपना गुरु बनाया होगा। निसंदेह, ये आपका सवाल बहुत सही है। तो वैचारिक रूप से तो निसंदेह मैं एक ही नाम लूंगा, और जिनसे प्रेरित और प्रभावित होकर मैंने 48 साल पहले राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा, वो थे इस देश के स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, समाजवादी नेता, प्रखर चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो हमारे आदर्श रहे हैं। तक गुरु का सवाल है तो यूं तो मेरा कोई गुरु नहीं है, लेकिन अगर गुरु के नाम पर किसी का मैं नाम लेना चाहूँगा इस धरती पर, तो जिनसे मुझे संघर्ष के दौर में या शिक्षा के क्षेत्र में, या जब कभी मैं किसी सवाल पर अटकता रहा हूँ, भटकता रहा हूँ, तो फिर मुझे दिशा देने और रास्ता बताने में, मेरा हौसला बढ़ाने में जिस व्यक्ति का विशेष भूमिका रही है, जिनको हम आज भी गुरु के रूप में मानते हैं, वो रहे हैं रीवा के अपने ज़माने के शिक्षाविद, विद्वान प्रोफेसर पीके सरकार साहब। मैं उनको उनकी सरलता, सहजता, विनम्रता, विद्वता और विनम्रता, इन सब चीज़ों के कारण उनको मैं गुरु मानता हूं, और उन्होंने समय समय में मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे स्नेह दिया। मेरे बच्चों को साकेत और सिद्धार्थ जो हैं, ये भी उनको अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। तो हम लोग सब परिवार उनको मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो मेरे गुरु कहलाते हैं। आपके संघर्षों में कहीं ना कहीं आपके महिलाओं का भी योगदान था, घर की कुछ महिलाएं थी। हाँ, निसंदेह, ये एक बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं मेरे जन्म से लेके और आज की तारीख तक जिन 5 महिलाओं का मैं योगदान मानता हूँ, और पूरी ईमानदारी से मैं इनका नाम लेना चाहूँगा, उनमें सबसे पहले मेरी माँ श्रीमती कृष्णा कुमारी श्रीवास्तव, जिन्होंने न केवल मुझे जन्म दिया, बल्कि बाल अवस्था से, बचपन की स्थिति में ही मुझे एक अच्छे इंसान बनने के लिए संस्कार दिया, मुझे शिक्षा दी, मुझे प्रेरणा दी अच्छे रास्ते पर चलने, अच्छे इंसान बनने की। और आज जो कुछ मेरे अंदर है, खूबियाँ, अच्छाइयाँ, विशेषताएं, वो मेरी माँ की बचपन की दी हुई सीख के बदौलत है। और जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो मेरी अपनी खुद की हैं। दूसरे, मैं अपनी पत्नी श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव का नाम लेना चाहूँगा, जिनको प्यार से हम परिवार वाले माया कहते हैं। उनकी भूमिका हमारे संघर्ष के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रही है। जब हम एकदम संघर्ष की पराकाष्ठा में थे, जब हम आर्थिक अभाव के विषम और विकट परिस्थितियों से गुजर रहे थे, जब हमारे अस्तित्व के लिए चुनौतियां मेरे सामने खड़ी थी, उन विषम और विकट दौर में उन्होंने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, हर चीज़ को जज्ब करते हुए मेरा साथ दिया, बिना हीला हवाली के, बिना किसी शिकवा और गिला के। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह की पत्नी जीवन में हर मनुष्य को मिले, क्योंकि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया, मुझे एक संघर्ष के रास्ते पर, अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने की निरंतर प्रेरणा दिया है। मैं उनका आभारी रहूँगा जीवन आजीवन। और दूसरी मेरी बड़ी बहन श्रीमती मंजू ललिता श्रीवास्तव, जो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। मैंने माँ ही दूसरे रूप में उनको माँ के रूप में माना, बड़ी बहन मेरी माँ के न रहने के बाद। और तीसरी मेरी छोटी बहन सीमा श्रीवास्तव, जो गोविंदगढ़ में है। और पांचवी मेरी बेटी श्रीमती शालिनी आशीष निगम। और इन 5 महिलाओं का मेरे समय समय पे मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। आपके जीवन के विभिन्न आयाम रहे, और उन आयामों में आपका रंगमंच एक जुड़ा हुआ पहलू था, इसके बारे में क्या कहना है? क्या बात, आपने बहुत तैयारी करके ये चैनल आज हमारा ये साक्षात्कार लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रंग कर्म के क्षेत्र में जुड़ने की भी एक अजीब व गरीब कहानी, किस्सा है। उस ज़माने में हमारे मित्र हुआ करते रहे,
आज भी हैं, वो हमारे अच्छे साथियों में से हैं, हिरेन सिंह जी। और हिरेन सिंह जी रंगकर्मी तो रहे ही और एक अच्छे कुशल निर्देशक भी रहे हैं नाटकों के। तो वो एक नुक्कड़ नाटक की तैयारी में बस स्टैंड से सिरमौर की लिए जा रहे थे। वहाँ उनको लोगों ने आमंत्रित किया था। उनकी टीम के 12-13 लोग बस स्टैंड में, रीवा बस स्टैंड में खड़े थे। संयोग से मैं उधर से निकला अपने काम से, तो हिरेन सिंह जी ने बड़े अधिकार के साथ, भाई साहब, सुभाष भाई साहब आइए, सुनिए, काम है आपसे। हमने कहा बताइए। तो मैंने सोचा ऐसे सहज कोई छोटा मोटा काम होगा। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ अभी इसी वक्त सिरमौर चलना होगा, बस खड़ी है। तो मैंने कहा बस खड़ी है, चलना है तो चल दूंगा, लेकिन काम क्या है, जो मैं वहाँ क्या करूँगा जाके, पता तो चले पहले कि भाई किस कारण। बोले वो हमारी एक नुक्कड़ नाटक का जो कार्यक्रम है, जनता पागल हो गई नाटक करने जा रहे हैं हम लोग, उसका एक पात्र जो पुलिस का रोल कर रहा है वो आ नहीं पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो रोल आप कर दें, बाकी सब तो तैयारी है ही है। तो मैंने कहा आपकी तो तैयारी है, मेरे तो रोल की कोई तैयारी नहीं है, मैं क्या बोलूँगा, क्या डायलॉग है, कि मेरा क्या एक्शन है, वो तो मुझे कुछ पता नहीं है अभी तक। बोले आप बस में तो बैठिए, वहाँ सब सिखा दिया जाएगा। मैं उनके कहने के अनुसार, क्योंकि उनको बहुत मानता था, मैं बैठ गया। अब वो रास्ते में उन्होंने एक हमें स्क्रिप्ट दे दिया कि ये आपका डायलॉग है और संबंधित व्यक्ति का डायलॉग ये है, उससे आपको मेल करना है, वो ये बोलेगा, आप ये कहोगे। आप तो रास्ते पर मैं पूरा घबराते हुए, क्योंकि कभी इस तरह का अनुभव था नहीं, तो मैं याद करता चला गया। उसके बाद जैसे ही हम लोग सिरमौर में पहुँचे तो एक बगीचे में हम लोगों की पार्टी थी, वहीं रिहर्सल भी होना था। रिहर्सल के दौरान हमें समझाया गया कि आपको ऐसे ऐसे एक्शन करना है, ऐसे डायलॉग बोलना है, ये करना है। मैंने वो किसी तरह से रटा और माइंड मेकअप किया। उसके बाद हम लोग बस स्टैंड सिरमौर में आए, जहाँ काफ़ी भीड़ थी। हमको एक गेटअप बना दिया गया कि भाई जो पैंट शर्ट पहने, एक लाठी दे दिया गया मेरे को, और बोले ये जनता का रोल कर रहे हैं, और सुमन सिंह जी उनका नाम था उस ज़माने में, तो उनको आपको दौड़ा के मारना है, और मारना नहीं है, एक्शन करना है, ऐसा नहीं कि आप सही सही मार दीजिए। तो यही तो अभिनय है। तो और मारते हुए उनको यहाँ पर लाइएगा स्पॉट पे, जहाँ पे मेन नाटक होना है। तो मैंने वही किया जैसा मुझे हिरेन सिंह जी ने डायरेक्ट किया, और मैंने डंडा लिया और फिर पूरे भाव से कि जैसे मैं इसको मारने के दौड़ा, ही मेरा दुश्मन है, और जो भी बोलते हुए, और उसको दौड़ाया। जैसे मैंने उसको दौड़ाया सुमन को, तो वैसे पूरी पब्लिक और पुलिस और सारे लोग, बसों से उतर के लोग आ गए, क्या हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। अब आए तो हम लोगों को रोकने लगे कि ये क्यों आप मार रहे हो, आपस में क्यों गुत्थी हो रही भाई, क्यों झगड़ा कर रहे हो, काहे लाठी मार रहे हो। तो फिर हिरेन सिंह जी ने और देवेंद्र मिश्रा, उन दिनों हमारे साथी रंगकर्मी थे, बाद में बहुत बड़े अधिकारी हुए, तो उन्होंने सब समझाना शुरू किया कि नहीं साहब, ये सुभाष श्रीवास्तव ये पुलिस का रोल कर रहे हैं, और ऐसा ऐसा है ये और ये हम लोग रीवा से आए हैं, कलाकारों की टीम है, प्रयास संस्था है, और जनता पागल हो गई का नाटक हम लोग यहाँ नुक्कड़ नाटक करने जा रहे हैं। उसके बाद वो नाटक हुआ और बहुत सफल हुआ और बड़ी वाहवाही हुई। वहाँ से जब हम लोग वापस बसों में लौटे रीवा के लिए, तो पूरे रास्ते हमारे साथियों ने हमें, हमारा हौसला, जैसे नए नए को करते हैं उत्साहवर्धन, तो अरे भाई साहब आपने तो बड़ा गजब कर दिया, बड़ा अच्छा रोल किया आपने ये। और उसके बाद जो उन्होंने जोड़ा, तो कोई भी जो भी नुक्कड़ नाटक या स्टेज नाटक होता था उसमें मुझे ज़रूर रखते थे। तो नुक्कड़ नाटक इसके ही बहुत हुए, जनता पागल हो गई की, फिर एक नगर निगम के टाउन हॉल में हुआ, एक और द्रोणाचार्य। फिर उसके बाद आगे चल के हमको मिले योगेश त्रिपाठी जी, जो रंगकर्म के क्षेत्र में बहुत। जब आपने रंगकर्म में कार्य किया तो कोई ऐसी घटना जो आपको आज भी याद हो? एक घटना ये है, वैसे तो हमने आपको बताया कि ये शुरुआत ही जो हमारी रोचक रही है कि पहले ही दिन मुझे रोल करने के लिए दे दिया गया और मुझे कुछ नहीं मालूम, और फिर भी किसी तरह कर लिया। दूसरा, जब इसी होरी का जो 91 में हम लोग कर रहे थे, तो उसमें एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई, पारिवारिक उसमें है, चूँकि मैं जो बता दूं कि हम लोगों का 1 महीना रिहर्सल हुआ, कहीं गांव में जाके, कहीं किसी कॉलेज में जाके ये रिहर्सल करते थे। मेन तो सैनिक स्कूल के सभागार में हुआ था, और बहुत 1000 की जनता के बीच में हुआ था। बहुत शानदार उसका परिणाम भी रहा, लोगों ने बहुत सराहा था। तो उस 1 महीने की तैयारी रिहर्सल के बाद जो ग्रैंड रिहर्सल था होरी के प्रदर्शन, मेन प्रदर्शन के ठीक 1 दिन पहले, उसमें यह था कि सारे परिवार के लोग भी आएंगे कलाकारों के, और केवल परिवार के लोग, बाकी पब्लिक को तो अगले दिन आना है।
तो उसमें हमने भी अपने श्रीमती जी को बता रखा था कि भाई शाम को लेने आ जाएंगे और सैनिक स्कूल आपको भी चलना है, आप देखिएगा नाटक, बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन हो सकता है आप ढंग से ना देख पाए मेन जो होगा नाटक। तो अब उनको मैं कह तो दिया, लेकिन जो रिहर्सल का माहौल था और पूरी सारी चीज़ें थी, उस माहौल में दिन भर की व्यस्तता के बाद मेरे दिमाग से उतर गया कि मुझे श्रीमती जी को घर से लेके हाँ और लाना है और उनको ग्रैंड रिहर्सल दिखाना है और वादा किया है हमने घर में। तो साहब जब भूल गए और वहाँ सारा कार्यक्रम 11 बजे रात तक चला मेन रिहर्सल का, तो और वो आखिरी रिहर्सल था। अब हमारे साथ 7-8 लोग मोटरसाइकिल स्कूटर में, जितने कलाकार, डायरेक्टर योगेश त्रिपाठी और ये जो सुबोध पांडे और ये हरिकृष्ण खत्री जी, उन दिनों बहुत अच्छे होरी का रोल उन्होंने किया था। तो ये सब आलोक शुक्ला और तमाम लोग, अनुराधा चतुर्वेदी, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे, 35-36 कलाकार। उनमें से 10 लोग तैयार हो गए कि भाई साहब के यहाँ चलते हैं, वहीं चाय पियेंगे। अब मेरे सामने धर्म संकट ये था कि श्रीमती जी नाराज होंगी क्योंकि उनको ला नहीं पाए रिहर्सल दिखाने के लिए जो वादा किया। और अब इतने लोग 10 लोग तैयार हो गए रात को 12 बजे, और अगर चाय नहीं मिली तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब मना भी नहीं कर सकते रहे मित्रों को, और उत्साह भी था, सब लोग आए। मैं अंदर गया तो विषम परिस्थिति तैयार हो रही थी, भयानक उस समय जो धर्म संकट था उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और मैं कभी ऐसा करता भी नहीं रहा घर में, लेकिन गया तो श्रीमती जी सोने का सो क्या रही थी वो हम जान रहे थे। तो जब वो नहीं उठी तो आप ताजुब करेंगे, मैंने अपने हाथ से बहुत कम चाय बनाओ, कम से कम शादी के बाद तो नहीं बनाया, उन्होंने ही सारा कुछ बनाया श्रीमती जी ने। लेकिन पहली बार मुझे अपने साथियों को चूंकि लेके आया था और उनको चाय पिलाना था, तो मैंने चाय बनाई और फिर सब साथियों को पिलाया और एक गिलास उनके सिरहाने में रख दिया कि आप भी पी लीजिएगा, चाय पी करके गुस्सा शांत करें अपना। क्योंकि मेरे हाथ का बना हुआ चाय है। तो वो जो चाय बनाना पड़ा, तो वो हमारे सारे रंगकर्मियों को आज भी याद है, और मित्रों को, और हमारी श्रीमती जी को भी। और आज जब भी कभी चर्चा होती कि मेरे हाथ की बनी चाय की, तो वो वही कहती हैं कि होरी के नाटक के समय इनके हाथ का मिला, उसके बाद नहीं मिला। अब वर्तमान में, जैसा कि आपने बताया कि आपने आकाशवाणी में भी कई परिचर्चाएं की हैं और करीब 100 से अधिक आपने वार्ताएं की। उन वार्ताओं में, कविताएं, उन वार्ताओं में, उन परिचर्चाओं में कोई एक यादगार परिचर्चा? निसंदेह अगर 100 में एक हमको ढूंढना पड़ेगा उनमें से, तो यूं तो कई हैं, जिसमें हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर लाइव बोला था। और वो जो मैंने जो बोला, तो मेरी वो करीब 1 महीने पहले की तैयारी थी, पूरी होमवर्क मैंने किया था। और नेताजी चूँकि मेरे आदर्श भी रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका ये स्लोगन बहुत दुनिया में प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनके बारे में बोलना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। और मैंने जो बोला, तो उसके बाद जब मैं बाहर स्टूडियो से निकला, तो सारे कर्मचारी अधिकारी आकाशवाणी के मेरा पीठ मेरा थपथपाई और कहा कि आप जब बोल रहे थे तो हम लोग सुन रहे थे स्टूडियो के बाहर आकाशवाणी, तो रेडियो में, तो आपकी बातें ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं माइक में बोल रहे हों। सुभाष ने सुभाष को, हाँ, सुभाष ने हूबहू। तो वो मेरे लिए गर्व की बात रही है। और उसके अलावे मैंने कई दहेज के विषय पे बोला है, युवाओं के विषय में बोला है उसमें। लेकिन इन सब से हट के जो एक मुझे सबसे बेहतर, मैं सागर में से मोती निकालने की अगर बात करूं, तो वो एक है जिसको 2016 में रीवा आकाशवाणी में डॉक्टर केपी सिंह जी ने जो मेरा इंटरव्यू लिया, जो ठीक आधे घंटे का था, और वह इंटरव्यू मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक रहा है। और ना ऐसा पहले कभी हुआ, ना ऐसा बाद में। हाँ, आज का जरूर उसी से मिलता जुलता ऐतिहासिक है। और मैं उस इंटरव्यू से लेके और आपने जो आज हमें बुलाया, इसके इंटरव्यू को भी मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। आपने कई मंच भी साझा किए हैं, अच्छे मंचों में गए हैं, और उन मंचों की कोई यादगार? देखिए, एक तो मैं जब एक कार्यक्रम था नौजवानों का सतना में, टाउन हॉल में, तो मुझे रीवा से मुख्य अतिथि बना के बुलाया गया था। और उसमें कम से कम 10,000 के छात्र और नौजवान इकट्ठे हुए थे, और मुझसे उसमें बोलने के लिए कहा गया कि युवाओं को प्रेरणा देने वाली बात।
तो मैंने वहाँ पर यही कहा था कि अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने का काम, अन्याय ज्यादती के खिलाफ बगावत करने का काम नौजवान ही कर सकता है। किसी भी व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई होती है, चाहे शासन की व्यवस्था हो या समाज की व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में जो अन्याय जुल्म जाति हो, उस व्यवस्था के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ सकता है कोई, तो वो है नौजवान और छात्र। ये धारदार हथियार है इस लड़ाई का। और इसलिए मैंने युवाओं को कहा था उस जमाने में कि हो युवा हुंकार भरना जिंदगी में, हो युवा हुंकार भरना जिंदगी में, तुम कभी भी न डरना जिंदगी में, तुम किसी से भी न डरना जिंदगी में, और हो चट्टाने लाख राहों में मगर, हो चट्टाने लाख राहों में मगर, तुम कभी पीछे न हटना जिंदगी में, तुम कभी पीछे न हटना जिंदगी में। उन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को संदेश दिया था कि अप दीपो भाव, जब तुम्हारी आस्था दूसरों से टूटे तो अपने अंदर दीप जलाओ, अपनी आत्मा का दीप जलाओ। तो मैंने फिर उसमें कहा था कि हो कि मायूस न आंगन से उखाड़ो पौधे, हो कि मायूस न आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसती है तो बारिश भी यहीं होगी, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं होगी। और दूसरी चीज कि आप, जब दुष्यंत ने भी इसी तरह का हौसला देने वाला कहा, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और जो आपको कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलता है, मंजिल बताने वाला प्रेरणा स्रोत नहीं मिलता है, तो मैं उसको इस रूप में लेता हूँ कि ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों के धूप के आगे खुशी के साए हैं, गमों के धूप के आगे खुशी के साए हैं। तो इसलिए आप मंजिल खुद तय करो, उस संघर्ष के रास्ते पर चलो, आप अन्याय और खिलाफ की आवाज़ उठाओ, सद्भावना और भाईचारे का जज्बा रखो। मंजिल दूर सही, लेकिन रास्ता कठिन सही, कंटकाकीर्ण सही, पर एक ना एक दिन मंजिल आपको मिलेगी अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, साहस है, धैर्य है। तो ये आप निश्चित तौर पर ये मानिए कि आपको मंजिल जरूर मिलेगी। वर्तमान में आप अपनी जिंदगी का सफर कैसा देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा मानना ये है, किसी विचारक ने कहा है कि आप जिंदगी को इस तरह से जियो जो समाज के लिए हो, जो मानवता के लिए हो, जो इंसानियत के लिए हो, जो मानव सेवा के लिए हो। विवेकानंद जी ने कहा ही। तो हमने इस लक्ष्य को शुरू से ही बनाया और आज की तारीख तक उसमें धर्म, मजहब, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच, छुआछूत, छोटा बड़ा, इन सारे दायरों को छोड़ के मैंने अपने जीवन की शुरुआत से जब समाज सेवा का संकल्प लिया, तो उस समय से मैंने ये तय कर लिया था कि मेरे दरवाजे पे आने वाला इंसान किसी भी जाति, धर्म, मजहब का हो, सिर्फ उसके अंदर बुराइयां ना हो, अपराध ना हो, नशा ना करता हो, गाली गलौज ना करता हो। अगर वो पीड़ित और प्रताड़ित होकर मेरे दरवाजे आएगा तो मैं उसकी जितना संभव हो सकेगा उसकी मदद करूंगा, उसकी सेवा करूंगा, उसको सहयोग करूंगा। और ये संकल्प लेकर मैंने पूरा जीवन जिया। और जीवन का पूरा हिस्सा, जैसे खाना पीना सोना जागना होता है, उसी तरह समाज की सेवा मेरे जीवन का एक अंग हो गया था, आज भी। तो मैं सबसे पहले तो ये मानता हूँ कि अपने आखिरी सांस तक, जब तक मेरी सांस चले, जिस समय सांस टूट जाए उस समय के बाद तो हो सकता है कि मेरी रिटायरमेंट हो जाएगा, लेकिन हम तब तक अपने को रिटायर नहीं मानेंगे जीवन से जब तक मेरी सांस चलेगी। और मैं सांस, आखिरी सांस तक मैं समाज की सेवा, मानवता की सेवा, इंसानियत की सेवा करना चाहूँगा। क्योंकि हमने जो 4 पंक्तियाँ रामचरितमानस से ली है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, वो है कि सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। इस बड़े भाग से मानुष तन जो मिला है, जिसके लिए ईश्वर भी तरसते रहे हैं, संत मुनि महात्मा तरसते रहे हैं। राम ने भी ईश्वर के होते हुए भी मनुष्य के रूप में अवतार लिया,
कृष्ण जी ईश्वर होते हुए भी मनुष्य के रूप में अवतार लिया, महात्मा बुद्ध भी ईश्वर होते हुए मनुष्य के रूप में अवतार लिया, महात्मा गांधी, कबीर, बुद्ध और सारे लोग जो है, लोहिया और जयप्रकाश, एक से एक क्रांतिकारी लोग, ये सारे लोगों ने जो शरीर का धारण किया उसका उपयोग किया, सदुपयोग किया। तो मैं ये चाहता हूँ उनसे जो मुझे प्रेरणा मिली है, और मैंने बचपन में जो फिल्में देखी उनमें जो गाने मुझे सुनने को मिले, उसमें जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना, है काम आदमी का औरों के काम आना। और दूसरा इसी से मिलता जुलता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। और डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जी, मेरा ये मानना है कि अगर जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं, भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए काम करते हैं, जो परोपकार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, जीवन जीते हैं, उनके लिए इंदिवर ने बहुत अच्छी बात कही है कि क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। तो मैं चाहता हूँ कि जीवन की आखिरी क्षण तक मैं इस समाज की, मानवता की, इंसानियत की, भाईचारे की, सद्भावना की सेवा कर सकूँ। आप मेरा शरीर जीवन के अंतिम क्षण तक समाज के काम आ सके, इंसानियत और मानवता के काम आ सके। हमारे जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मेरा सीधा कहना है, विशेषकर नौजवानों से और समाज के हर वर्ग से, एक बहुत अच्छा अवसर दिया इस मंच में, सच तो सच में, डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जी ने। तो मैं इसमें सच ही बोलना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि ये सच्चाई आप तक पहुँचे, जो मैंने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है वो आप तक भी पहुँचे। कि देखिए, आज जब मैं 65 साल की उम्र में पहुँचने के बाद जब मैं देखता हूँ समाज में कि लोग जातियों में, धर्म में बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि जाति से उपजातियों में, कहीं क्षत्रिय समाज का सम्मेलन हो रहा है, तो कहीं वैश्य समाज का सम्मेलन हो रहा है, कहीं कायस्थ समाज का सम्मेलन हो रहा है, तो कहीं कुर्मी समाज का सम्मेलन हो रहा है, कहीं ब्राह्मण समाज का सम्मेलन हो रहा है, तो कहीं मुस्लिम समाज का सम्मेलन हो रहा है, कहीं सिख समाज का सम्मेलन, यानी विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों का सम्मेलन सीमित दायरे पे। और वो अपनी प्रतिभाओं का भी सम्मान करते हैं, तो अपनी जाति, अपने धर्म के लोगों का प्रतिभा, बाकी प्रतिभाएं नहीं है। मैं एक चीज़ की कल्पना करता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मुझे इस रीवा की धरती पर, रीवा के समाज में मानव समाज का सम्मेलन होगा, जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग, छोटे बड़े सब प्रेम के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, शिद्दत के साथ, सद्भावना के साथ, भाईचारे के साथ मानव मिलन मंच बनाए, मानव मिलन सम्मेलन हो, तब सही में गांधी का सपना, बुद्ध का सपना, तब जाके लोहिया का सपना, जयप्रकाश का सपना, सरदार भगत सिंह का सपना, अशफाक उल्लाह का सपना साकार होगा। क्योंकि आप सोचिए कि क्या सरदार भगत सिंह जो सिख थे, तो क्या सरदारों की आज़ादी के लिए अपने को 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए? कितने हैं इस देश में सिख, लेकिन उन्होंने पूरी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हम उसको अगर इन शहीदों, क्रांतिकारियों को जाति में बांटते हैं, अशफाक उल्लाह 19 साल की उम्र में शहीद होते हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए शहीद होते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते आज़ादी के लिए, पूरे देश के लिए लड़ते हैं। खुदीराम बोस क्या केवल बंगालियों के लिए लड़ते हैं, जो 19 साल की उम्र में बम बनाने के कारण, अंग्रेजों के खिलाफ बम फेंकने के कारण शहीद होते हैं, पकड़े जाते हैं? इसी तरह सिंध समाज, सिंधी प्रांत से जो हेमू कलानी आते हैं, 19 साल की उम्र में उसको अंग्रेजों ने फांसी दिया था, तो क्या वो सिंधियों के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? इस तरह से जितने भी ऊधम सिंह से लेकर और जितने क्रांतिकारी हुए, इन लोगों ने जो शहादत दी पूरे देश के लिए दिया, पूरे मानव भारत समाज के लिए दिया, भारतीय समाज के लिए। हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं, हम स्वतंत्र भारत में अगर अपने को पा रहे हैं, कहीं भी देश के किसी कोने में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो उसकी ये जो स्वतंत्रता मिली है इन्हीं क्रांतिकारियों, इन शहीदों के, इन महापुरुषों के कारण जो हम स्वतंत्रता के वातावरण में जी रहे हैं। और आज हम उनकी शहादत को भुला रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को हम भुला रहे हैं, उनके प्राण दान देने की बात को हम हल्के में ले रहे हैं।
क्योंकि एक चीज़ मान लीजिए कि जिस समाज में शहीदों के सपने पूरे होने के बजाय शहीदों के सपनों को तोड़ने का प्रयास होता है, क्रांतिकारियों, शहीदों और आंदोलनकारियों को भुलाने की भूल की जाती है, वह देश समाज बहुत दिनों तक गुलामी से बच नहीं सकता, वह गुलाम होने की दिशा में बढ़ता है। इसलिए आज भी अगर समाज के लोग इस बात को चेत जाएं कि हमको जो ये अमूल्य आज़ादी मिली है अंग्रेजों के खिलाफ, आप नई पीढ़ी के लोगों को तो शायद अंग्रेजों की जुल्म ज्यादती का एहसास नहीं होगा, अंदाज नहीं होगा। जो 90 साल जो आज़ादी की लड़ाई चली है इस देश में 1857 से 1947 तक, उस आंदोलन की, उस कुर्बानियों की जानकारी नई पीढ़ी को नहीं है। या 200 साल जो हमारी गुलामी रही है अंग्रेजों से, हमको अंग्रेजों ने गुलाम रखा, उस जो प्रताड़ना, पीड़ित और जितने भी अन्याय जुल्म भारतीयों के साथ हुए, उसकी आपको कल्पना नहीं। आप स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं, इसलिए उस कुर्बानियों को हल्के में ले रहे हैं। आज ज़रूरत है कि हम जाति, धर्म और दायरे के सीमित दायरे से बाहर निकलें और एक मानव समाज की संकल्पना करें। उसमें हम जिस तरह से तो ये संदेश देना चाहेंगे कि जाति, धर्म, मजहब, भाईचारे से दूर हट के सद्भावना, प्रेम, भाईचारा को जोड़ें और ऐसे आयोजन, ऐसे समारोह, ऐसी गोष्ठियाँ, ऐसे सेमिनार करें जिसमें प्रेम, भाईचारा बढ़े, जिसमें देशभक्ति की भावना बढ़े, जिसमें मानव एकता की बात बढ़े। इस तरह के आयोजन कराएं, उसमें शामिल हों। मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जी, आपकी से सच तो सच है के चैनल के माध्यम से, कि ये पिछले 1 साल से मार्च 2020 से लगातार पूरा देश, यूं तो पूरा विश्व कह लें कि उस महामारी के प्रताप, वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, पीड़ित और प्रसारित है। लेकिन भारतीय समाज और विशेषकर हम लोग इतना ज़्यादा भयाक्रांत हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं कि हमारी सामाजिक एकता ही खत्म होती जा रही है। जो पहले हमारी सामाजिक एकता के कारण हम जाने जाते रहे, आज वो भली वोट की राजनीति और चुनाव की राजनीति ने सामाजिक एकता में विघ्न डाला हो, बाधा डाला हो, तोड़ने का काम किया हो सामाजिक एकता को। लेकिन एक कोरोना के कारण भी जो एकता को तोड़ने का प्रयास हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग की बात चला दी गई पिछले 2000 में। तो मैंने तब भी कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए। हमारा मानना है कि अगर आप शरीर से शरीर की दूरी की बात करते हैं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, बहुत बॉडी डिस्टेंसिंग होना चाहिए। तो शरीर से शरीर की दूरी, लेकिन सामाजिक दूरी जो बना दिया, उस सामाजिक वो नहीं होना चाहिए कि समाज में तो एकता होनी चाहिए। हम कहते कोरोना आज है कल चला जाएगा, कोरोना फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन सामाजिक दूरी तो फिर बनी रहेगी। इसलिए हम शरीर से शरीर की दूरी की बात करें, बॉडी डिस्टेंसिंग के बाद 2 फुट 2 गज 2 मीटर फिजिकल डिस्टेंस। और दूसरी बात कि हम वायरस के डर से, कोरोना वायरस के डर से इतना ज़्यादा भयभीत और भयक्रांत ना हो जाएं कि हम उससे तो बच जाएं, मास्क लगा के, दूरी बना के, बचाव करके, घर में छुप के रह के कोरोना से तो बच गए उसके वायरस से। लेकिन उसके भय से जो अगर नहीं बचे, तो भयभीत हो गए, दिमाग में भय भर गया, तो हम डिप्रेशन में जरूर चले जाएंगे, तनाव में जरूर चले जाएंगे। और डिप्रेशन और अवसाद की स्थिति भी बहुत बुरी होती है, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो हमारा कहना है कि हम कोरोना से जो बचाव कर सकते हैं वो तो करें, लेकिन एक विचार हमारा इसमें ये है कि कोरोना वायरस का टेस्ट रिपोर्ट तो निश्चित तौर पर नेगेटिव होना चाहिए। कोरोना वायरस का टेस्ट रिपोर्ट निश्चित तौर पर नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन समाज में रहने वाले लोगों की सोच पॉजिटिव होना चाहिए। समाज में रहने वाले लोगों की सोच पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा मेरा विचार है कि न खुद डरिए न औरों को डराइए, न खुद डरिए न औरों को डराइए। यदि हो सके तो लोगों का हौसला बढ़ाइए, यदि हो सके तो लोगों का हौसला बढ़ाइए। आपकी ही एक कविता का 4 लाइनें हैं कि दिल की दुनिया। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा। वास्तव में आपने अच्छी चीज़ मुझे याद दिलाई। मैं चाहता था कि इस पर चर्चा का जो अंत हो, आगाज़ तो बहुत अच्छा हुआ, अब अंजाम भी अच्छा हो। तो 4 पंक्ति जो मेरे जीवन के विचारों की निचोड़ है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और उसके पहले अगर आप इजाज़त हो तो एक कविता मैं, क्योंकि कविता के क्षेत्र में हूँ और आपने मेरा परिचय कवि के रूप में कराया, तो पहले के ज़माने में चिकित्सकों, डॉक्टरों की जो भूमिका होती थी, आज से 100-150 साल पहले, या गुरुओं की जो भूमिका होती थी, या जो मतलब
शिक्षाविदों की जो भूमिका होती थी वो आदर्श भूमिका होती थी। आज के संदर्भ में सारा माहौल बिगड़ता जा रहा है। डॉक्टरों की भूमिका, शिक्षकों की भूमिका, नेताओं की भूमिका। पहले नेताजी अगर कहा जाता तो सिर्फ एक नाम उभर के आता था आज़ादी के आंदोलन में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज गली गली नेता हैं और किस तरह है वो तो पूरा समाज के सामने क्यों छुपा नहीं है। बेईमानी, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं उन्हीं सब चीज़ों को देख के मैंने एक कविता लिखी। यूँ तो बहुत सारी कविताएं, लेकिन इसमें एक ये है कि क्या थे मूल्य यहाँ पर यारो, आज मगर वे कहाँ खो गए। क्या थे मूल्य यहाँ पर यारो, आज मगर वे कहाँ खो गए। आज़ादी के दीवानों के देखे सपने कहाँ खो गए। आज़ादी के दीवानों के देखे सपने कहाँ खो गए। नेता अब तो चोर हो गए, अभिनेता भी बोर हो गए। नेता अब तो चोर हो गए, अभिनेता भी बोर हो गए। कल तक जो लगते थे शेर, वे भी अब तो ढोर हो गए। क्या थे मूल्य यहाँ पर यारो, आज मगर वे कहाँ खो गए। आज़ादी के दीवानों के देखे सपने कहाँ खो गए। डॉक्टर नियतखोर हो गए, इंस्पेक्टर आदमखोर हो गए। डॉक्टर नियतखोर हो गए, इंस्पेक्टर आदमखोर हो गए। न्यायाधीशों को कौन कहे, वे भी रिश्वतखोर हो गए। न्यायाधीशों को कौन कहे, वे भी रिश्वतखोर हो गए। क्या थे मूल्य यहाँ पर यारो, आज मगर वे कहाँ खो गए। आज़ादी के दीवानों के देखे सपने कहाँ खो गए। और तस्कर अब तकदीर हो गए, जो समाज और देश के हालात हैं। तस्कर अब तकदीर हो गए, चोर भी सीना जोर हो गए। और जब शिक्षक कमजोर हो गए तभी, जब शिक्षक बेईमान हो गए तभी राष्ट्र कमजोर हो गए। क्या थे मूल्य यहाँ पर यारो, आज मगर वे कहाँ खो गए। आज़ादी के दीवानों के देखे सपने कहाँ खो गए। अगली पंक्ति है कि शब्दों के सब अर्थ खो गए, शब्द सभी बेअर्थ हो गए। शब्दों के सब अर्थ खो गए, अर्थ सभी बेअर्थ हो गए। और चौराहे के गुंडे भी अब तो क्रांतिवीर हो गए। क्या थे मूल्य यहाँ पर यारो, आज मगर वे कहाँ खो गए। आज़ादी के दीवानों के देखे सपने कहाँ खो गए। और अंतिम पंक्ति है कि बापू की बातें मत छेड़ो, बापू महात्मा गांधी, बापू की बातें मत छेड़ो, कातिल चारों ओर हो गए। लोकतंत्र बस नाम का यारो, संसद केवल शोर हो गए। लोकतंत्र बस नाम का यारो, संसद केवल शोर हो गए। क्या थे मूल्य यहाँ पर यारो, आज मगर वे कहाँ खो गए। आज़ादी के दीवानों के देखे सपने कहाँ खो गए। और डॉक्टर साहब जिन 4 पंक्तियों की आपने बात करी उसका मैं अंत में उल्लेख कर दूं कि दिल से नफरत को मिटाना चाहता हूँ। जो मेरी भावना है, मेरे विचार है, मेरा चिंतन है पूरे जीवन का, कि दिल से नफरत को मिटाना चाहता हूँ, प्यार की दुनिया बसाना चाहता हूँ। दिल से नफरत को मिटाना चाहता हूँ, प्यार की दुनिया बसाना चाहता हूँ। और हो न छोटा या बड़ा कोई जिसमें, हो न छोटा या बड़ा कोई जिसमें, एक घर ऐसा बनाना चाहता हूँ, एक घर ऐसा बनाना चाहता हूँ। साथियों, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के आज हमारे बीच, ये हमारी खुशनसीबी है कि पत्रकार कवि सुभाष श्रीवास्तव जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं आप सभी की ओर से उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शैलेंद्र सोनी जी, आपने हमें इस अपने महत्वपूर्ण चैनल के इस इंटरव्यू में मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका आभारी तो हूँ ही, और जो भी देख रहे हैं दर्शक श्रोता, उन सब के प्रति मेरा प्रणाम है, अभिवादन है और बहुत बहुत धन्यवाद है देखने के लिए। धन्यवाद। सच तो सच है कि इस कड़ी में बस आज इतना ही। पुनः हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।